हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री के क्लास 9 के खंड 2 में आपका स्वागत है, जहां हमारा अध्याय का नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहेंगे। जितने भी आपने पिछले अध्याय के आपने ऑडियोज सुने होंगे, आशा करते हैं कि वो ऑडियोज आपको हेल्प की होगी, आपके जो बेस कह सकते हैं आपकी है हिस्ट्री की समझ की, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर इतिहास में हमारे क्या क्या हो चुके हैं। तो आशा करते हैं कि वो ऑडियोज़ आपको हेल्प करी होगी, आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में, समझने में और अच्छी तरह से जो है गहराई की नॉलेज आप इसे लेने के लिए आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, एनसीईआरटी अपने आप में एक नोट्स है और इस नोट्स एक ही लाइन में बहुत सी चीज़ लिखी होती है, लेकिन उसे हमें समझना जो है आसान होता है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी आप इसे 2 से 3 चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि मैं कह रहा हूँ आपको एकाग्रता की ज़रूरत होगी। वो एकाग्रता अगर आपने सही तरीके से इस पर आजमा ली तो आपके जो ये हिस्ट्री है, हमारे पास्ट है, वो हमारे आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि आपके कह सकते हैं पूरे सोचो समझ में बस जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को व्यर्थ किए हुए। अध्याय का हमारा नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इन बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों और चरवाहा समुदायों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इस बदलाव को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर हम विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार और आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमंतों किसानों और खाने की चीज़ें बिनकर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में है, कहीं अटक ना कर रह गई हो। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं। खंड 2 के अध्यायों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें आज हम रह रहे हैं। वे गुजरे हुए ज़माने के बचे खुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरी जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित फायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों पर मापा गया पैरों और वर्गीकरण कैसे किया गया और बागवान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों में वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया। लेकिन बहुधा उन्होंने इस नियमों और कानूनों का खिलाफ बगावत भी किया और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है। और अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तानों, मैदानों और पठारों में चरवाहों के पदचिन्ह को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी हम विरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं।
उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार और चरगाहों से के सिमटे जाने से उनके जीवन पर किस तरह असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, उनके समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वह खुद को कैसे ढालते हैं, इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा आपको। जब आप इन विभिन्न समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज दुनिया कैसे बनी है। साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याएं को भी हम अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, जब तक कि हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक नई पहल की, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक जो हमारी इतिहास है, एक व्यक्तिगत तौर पे भी जानने का एक अच्छा माध्यम होगा। आइए, हमारा टॉपिक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। सारांश कहता है, अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचानने जो जंगल की है। इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सिलोफेन रैपर, बिरिया के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबर, साथ ही चॉकलेट के इस्तेमाल होने वाले तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्मरोधक यानी कि टैनिन जिसे कहते हैं, या दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी जो जंगलों से ही आती है। अमेज़न और पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। यानी कि 139 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल में 9.3%। इस बात को ध्यान में रखना है। आप इस चित्र को देखिए। यह छत्तीसगढ़ का एक साल वन है और घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। इस चित्र में आप पेड़ पौधे के विभिन्न आकार और प्रजातियों को देख सकते हैं। देखिए, ये एक अलग पेड़ है, ये एक पौधे अलग है, ये पौधे अलग हैं, ये एक पेड़ अलग हैं। आप विभिन्न प्रजातियों को और यहाँ के हमारे जो इतिहासकार होंगे, जो पर्यावरण में रह करके उनकी चीज़ों को, उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को, उनकी जो है एक कह सकते हैं फिजियोलॉजी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप उन्हें यहाँ देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वनों का विनाश क्यों, ये हमारा पहला पॉइंट है। कारण है, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इससे कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें,
जैसे 1.1 में कहा गया है जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया और आप यहाँ देख सकते हैं चित्र हरेन द विलेज वर पूल, जब घाटियां भरी पड़ी थी। जॉन डोनेस की एक यह पेंटिंग है, उस पेंटिंग से हमें यह पता चलता है। आप देख सकते हैं लाकोता जैसे देशज अमेरिका आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते थे, बिसन का शिकार करते और जंगली पौधे की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बिसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ने बेकार समझा। 1807 के बाद बिसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। आप यह देख सकते हैं, जिसे आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर देखते होंगे, विल्डेबीट्स के नाम से जानते होंगे। और उस समय अंग्रेजों के द्वारा इसे मार दिया गया था, यानी कि हत्या कर दी गई थी। और आप निसंदेह यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जंगलों की कटाई की गई है किसानों के द्वारा। ये लकड़ी के पेड़ ये सबूत कह रहे हैं कि उस समय जंगलों की कटाई हो रही थी और विल्डेबीट्स जो है जंगलों की ओर से, ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक मैदान की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों को व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खदान और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। बॉक्स 1 में देखते हैं क्या कहा गया है। किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में यह आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इन भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नागरिन दे जेरी ने अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरुदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसे थी। यह जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों और नदीतीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी। वो जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। स्रोतों में कुछ कहा गया है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पड़ती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के औपनिवेशों के बीच शुरुआत से लेकर लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिनसे विजय को न्यायोचित ठहराया।
अमेरिका लेखक रिचर्ड हॉर्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका में होंडुरास के बारे में लिखते हैं। आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में रखना देना चाहिए जो इसके मूल्य को ही नहीं समझ सकता। ये मध्य अमेरिका एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं जो ना तो इस घर का उपयोग ही कर सकते और ना ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन हुआ, जिससे व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों के सरकारों पर इन हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। ये था हमारा स्रोत ए के कुछ सारांश। आइए आगे बढ़ते हैं। 1.2 पटरी पर स्लीपर। पटरी पर स्लीपर, नए शब्द आ रहे हैं। स्लीपर, स्लीपर का मतलब होता है रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। चित्र 3 में आप देख सकते हैं कि सिंहभूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण छोटे नागपुर मई 1857 में किस तरह से किया जा रहा है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए जो आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति ना थी। क्या आप इनसे कुछ सोचिए, लेकिन घर बनाने के लिए वो नहीं काट सकते थे, लेकिन पटरियों को बनाने के लिए लकड़ियों को काटा जा रहा था, जिसे हम स्लीपर कह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इनकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी भी भारी जरूरत थी। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। चित्र में आप देख सकते हैं बांस के बेरे कासालोंग नदी में बहकर जाते हुए चटकों पर्वतीय पट्टी में आप इस चित्र को देख सकते हैं। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ गई। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने अनावश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों के बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों की इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे।
आप इस चित्र को गौर से देखिए। चित्र 5 में रंगून की एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी की सहतीर सहेजता हुए हाथी। औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों को भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। चलिए स्रोतों में कुछ लिखे गए हैं, इन्हीं पे हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। मुल्तान और सुक्कर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइनें बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट इंटू 10 इंच इंटू 5 इंच और 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या तो 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे, या यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। ये ईपी स्टैबिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया भाग 2 1923 में लिखी गई है, अब बताई गई थी। क्रियाकलाप कहने के लिए एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है, यहाँ पे नहीं करते हैं। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक स्लीपर की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद के पैर से 3-5 स्लीपर बन सकते हैं, तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पैर काटने होंगे। इट्स अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, बट आपको इसे करने हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न है, समय निकाल के आप इसे कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र में देखिए, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर लौटती औरतें। ये जो घर में रसोइयाँ होती हैं, घर में रसोई बनाई जाती है, उनके लिए ये जो कुछ औरतें हैं वो ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही होगी, या नहीं तो वो रेलगाड़ियों में जो ईंधन लगते होंगे, कोयले लगते होंगे चलाने के लिए, उनके लिए जो है ये ईंधन एज कह सकते हैं एक मजदूर के तौर पर इकट्ठा कर रही है। और चित्र 7 में आप देख सकिए, एक ट्रक है जो मध्य प्रदेश का है। आप उस जगह चित्र में देख सकते हैं कि लट्ठे ले जाता हुआ एक ट्रक है। ये लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है, जिससे ट्रक का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से उनकी तुलना करें जिससे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों से बड़े शहरों को जाते थे। आप इस ट्रक को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे कि 1.1 देखा, 1.1 देखा, 1.2 देखा, और 1.3 में आते हैं, जहां बात किया गया है बगान की। प्लेजर ब्रांड टी, यानी कि इसमें हम टी के बारे में, चाय पत्ती के बारे में पूरी साइंस को देखेंगे, पता करेंगे। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने, और इसके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिसाब साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बराबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। प्लेजर ब्रांड चाय की आप एक तस्वीर यहां देख सकते हैं। आप यहां इस तस्वीर को देखने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। देखिए मजदूर हैं, और ये जो हैं कहीं ना कहीं
चाय और कॉफ़ी की ही पौधे होंगे, जिससे ये जो है बीज इकट्ठा कर रहे हैं इससे, और इस बीज को इकट्ठा करके ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें कॉफ़ी और चाय के लिए पूर्णतः तैयार किया जाएगा। 2 टॉपिक पे आते हैं, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेलगाड़ी की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइटरिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण अभियान की प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित करना तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के लिए उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसे गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इन तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट कहा गया। लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। वह विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख और वन प्रबंधन के लिए योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन 1878 में और फिर 1827 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले जा सकते थे। आइए कुछ चित्रों पर नज़र डालते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह इटली स्थित टस्कनी के पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। आप यहाँ देख सकते हैं। पॉपुलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उपयोगी नहीं है। एक समान लंबाई वाले और सीधे में लगे इन पेड़ों को देखें। यही वह मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोत्साहित किया। आप इस चित्रों को देखें। कागरा का एक देवदार बागान 1933 इंडिया फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स भाग 15 से ये लिया गया है। और चित्र 11 में आप देख सकते हैं द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून का है। ये भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे
2.1 लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपने अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों के लिए पूर्ति के लिए वन के विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वही वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। इसलिए सागौन और साल जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। चित्र में आप देखिए, ये चित्र में आप मधुका इंडिका, ये बिन्ना आप देख सकते हैं। जंगलों में जो है मछुआ किस तरह से बिन रहे हैं। गांव वाले उजाला होने के पहले ही उठकर ज़मीन पर गिरे हुए जो महुआ के फूलों के मतलब बिनने के लिए जो जंगल चले जाते महुआ के पेड़ कह सकते हैं कि बेशकीमती हैं। चूँकि महुआ, चूँकि आप देखे होंगे उनके पेड़, हम जो अपने कभी कभी अपने जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में ये अक्सर देखने को पेड़ मिलता है। हम इन्हीं पेड़ों से जो हैं बहुत सारे जो अपनी लकड़ी, जैसे आप कह सकते हैं हमारे खिड़की होते हैं, दरवाजे होते हैं, टेबल कुर्सी बनाए जाते हैं। तो इनसे आप अच्छे से परिचित होंगे। तो महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इनके बीजों को तेल भी बनाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए किसान इन जो बीजों को हैं वो बुन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, सूखते हुए तेंदू पत्ते। जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आय एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक बंडल में लगभग 50 पत्ते होते हैं। एक व्यक्ति कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंडल इकट्ठा कर सकता है। बच्चे, महिलाएं और जो वृद्ध होती है वो मुख्यतः पत्ते इकट्ठा करते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि व उत्पादों को विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियां का इस्तेमाल होती है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बारे बनाए जा सकते हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए कुम्हारे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के जो पत्थर होते हैं, दोने बनाए जा सकते हैं। सियादी के लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर, सूती रेशम के कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है और महुए के पेड़ से खाने पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। आप इन चीज़ों को, स्रोतों को कहीं ना कहीं जंगलों से ही पाते हैं, जो हम आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं जो है इनका उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष अपने कंधों के आर पार एक छड़ी में बांधकर टोकरियां को लाते हैं, जबकि औरतें इन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर लाती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों को मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद, मूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों की लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दाय पर होते, जो उनसे घूस
ऐंठते थे। जलावड़ी लकड़ी एकत्रित करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदार के लिए सामान्य बात थी। आइए आगे देखते हैं। 2.2 वनों के नियम से खेती कैसे प्रभावित हुई। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम और घुमंतू खेती के प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में लांदिक, मध्य अमेरिका में मिपला, अफ्रीका में चितमेन या टावी व श्रीलंका में चेना और हिंदुस्तान में घुमंती खेती के लिए धया, पेंदा, बेबर, नेबर, झूम, पेडू, खांडाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदायक था। उन्होंने महसूस किया कि जंगल कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाएं। ये जो वहाँ के किसान थे उन्हें बताया गया था। आप 15 में देखिए, टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थारवारी डिवीज़न के लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं। लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते हैं, औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती हैं। आप बड़ा ही सुंदर सा चित्र यह देख सकते हैं। यहाँ आगे आए इस चित्र में देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। जंगल के पेंदा या पौधों हिस्से को जलाना। घुमंतू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है। सामान्यतः चट्टानों की ढलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद इन क्षेत्रों पर फिर से बीज बिखेर दिए जाते हैं और वर्षा की सिंचाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों की भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेतों पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। बड़ा सा खूबसूरत सा चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। मछली मारने वाला लड़का। आप जरूर अपने गांव से बिलोंग करते ही होंगे, और जब अपने गांव जाएंगे तो ये दृश्य आपको सामान्यतः जब बारिश के मौसम आते हैं, जब नदी में पानी आती है, तब आपको देखने को मिलता ही होगा। और किस तरह वो अपने जालों के अलावा जो उनके पास एक भाला होता है जिससे वो मछली पकड़ते हैं, आप उनके हाथों में देख सकते हैं एक मछली का लच्छा है। तो इस तरह वो अपना जीवन यापन करते हैं जंगलों में। और जो अन्य इलाके होते हैं थोड़े, जो नदी के किनारे अक्सर पाए जाते हैं। बच्चे अपने माँ बाप के लिए साथ जंगल जाते हैं और बहुत जल्द ही वे मछली पकड़ना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना व खेती करना सीख लेते हैं। बांस के ट्रैप को जैसे यह लड़का अपने बाएं हाथ में पकड़े हैं,
बहाव के मुहाने पर रखने पर मछली इसमें चले जाते हैं। यही है वो बांस का ट्रैप। और इसे वो क्या करते हैं, जब जिस तरफ हमारी नदी बह रही होती है उसके अपोजिट इस बांस के मुख को लगा देते हैं और इसी ट्रैप में जो है मछली फंस जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा सिरा होता है, इसी से अंदर मछली जाती है और इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3.2.3 शिकार की आज़ादी कैसे थी। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वह कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। वह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों के लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का एक हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों ने शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन एक पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इससे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ और 1,50,000 से तेंदुआ और 2 लाख भेड़ियां मार दिए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित थे। काफ़ी समय के बाद पर्यावरण वेदों और संरक्षकवादियों के आवाज़ उठाई कि जंगलों की इस सारी प्रजातियों को सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। आप इस चित्र में देखिए, आप यह दयनीय स्थिति जो बाघों के साथ की गई थी उस समय की यह एक दयनीय चित्र है। आप देख सकते हैं। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते हैं तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। आप यह तस्वीर देख सकते हैं और अगला तस्वीर आप इसके नीचे है, आप ये देखिए। चलिए आगे की तस्वीर हम और आगे देखेंगे, तब तक के लिए जो है नए टॉपिक पे जाते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 400 बाघों को मारा था। आज की जो हमारी सदी है, ये जो हमारा ईस्वी चल रहा है 2000, आप इसमें 22 में या 23 आने वाले कई सालों में आप देखे होंगे कि संख्या क्या है आप बाघों की। कितने सारे ऐसे जो हैं नए नए स्कीम्स लाए जाते हैं बाघों को बचाने के लिए। लेपर्ड्स जो हैं, और हाल ही में अपने तेंदुओं की एक अभियान जो है जारी की गई है, जहां हमारे आप कह सकते हैं अफ्रीका से जो एक जंगल है वहां से करीब 7 जो है तेंदुआ को लाया गया है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक कैनू नेशनल पार्क है, शायद उन्हीं जगह पे उन्हें स्थापित किया गया। यानी कि अब जो प्रजातियां उस समय इतनी सारी थी वो धीरे धीरे घटती गई और आज विलुप्त सी हो गई है। ये कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई की वजह से और जो हमारे लापरवाह हैं, हम लोग जो जंगलों में रहते थे उन लोगों की लापरवाही की वजह से और कुछ सुदखोर की वजह से ऐसा हुआ। तो इन्हें हमें सोचना चाहिए और हमें बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी गाँव, हमारे शहर, हमारी पूरी कह सकते हैं जिले, राज्य और पूरी भारत की संस्कृति का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2.4 नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पैसे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसे ही नज़ारा दिखता था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मेनियानोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न और मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुरावा, कराचा व यरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार के निगरानी में फैक्ट्रियों और खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब यह था कि यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कह सकते हैं परिस्थितियों उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। नए शब्द आ रहे हैं, इन्हें जानना जरूरी है। इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार। हमें लगता है स्रोत को हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होंगे साबित। आइए इन्हीं साइंस को देखते हैं। पुतिमायु में रबर की निकासी। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेज़न और पुतिमायु क्षेत्र में पेरुवियन रबर कंपनी ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में द्वारा रबर की निकासी हुई। टोटोस कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुतिमायु में 4000 टन रबर का उत्पादन हुआ और इसे दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबर कंपनी ने एक वेतनभोगी को वर्णन किया है कि रबर का संग्रहण कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इस बेबस इंडियनों को कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाख जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए दया की भीख मांगते जिंदा बचे लोगों को मुर्दे के ढेर के साथ जला दिया गया और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रबर लाने के लिए दिए गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। यह एक दयनीय और कह सकते हैं बर्बरती वाली स्थिति जो ब्रिटिश ने इंडियनों पर की, उनकी एक स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 वन विद्रोह कैसे हुआ और कब हुआ, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में
वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी और सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुई ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3.1 बस्तर के लोग। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र के सीमाओं में से लगे हुए क्षेत्र हैं। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुड़िया, गोंडा और धुरवा, भत्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जमाने बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहार त्योहार पर धरती को चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग कह सकते हैं कि इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते थे, जिसे देवसारी डांडिया मान कहा जाता है। कुछ गांव में अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदारी रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने यानी कि एक गांव के समूह को कहते हैं परगने के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चित्र में देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं बस्तर में सेना का कैंप 1910 का है। आप एक सेना को हाथ में बंदूक लिए खड़ा यहाँ देख सकते हैं और बगल में उनकी बैलगाड़ी है, जिससे वह यातायात जो अपने सर्विसेज हैं देते होंगे। बस्तर में सेना के एक कैंप का यह चित्र 1910 में लिया गया है। सेना तंबुओं और बावर्चियों के और सिपाहियों के साथ चलती थी। यह एक सिपाही विद्रोही के सुरक्षा के लिए कैंप की पहरेदारी कर रहे हैं, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में दिया गया है कि 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर कह सकते हैं कि रियासत में मिला दिया गया और यह पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना, जो आज आप देख सकते होंगे मध्य प्रदेश जिले में। 1990 का विद्रोह कांकेर वन क्षेत्र घेरे में से शुरू हुआ था और जल्द ही राज्य के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। आप यहाँ देखें, सीमाएं राज्य, जिला, तहसील, मुख्यालय, जिला, तहसील और नदी, सड़क, रेलवे लाइन आरक्षित। आप इन सभी चिन्ह पदों को यहाँ देख सकते हैं जो कि दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्री 3.2 लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1950 में जब पंजाब के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लिए लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और
चीज़ें की निरंतर मांग से तटस्थ थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 से 1900 में, और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाज़ारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेता नारगांव को, गुंडा धुर को इस आंदोलन के एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजी के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और वह जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक कह सकते हैं चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड में लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों के आदर्शलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं के बीच बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने की 3 महीने लग गए, फिर भी वे गुंडा धुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोह की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों के औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग की लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इन परियोजनाओं को रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, जहां देखें कि इस वक्त वहां क्या और कुछ हो रहा था। 4. जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः कह सकते हैं कि आप वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया के जावा की वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेतू करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। 4.1 जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बांटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर कर दिया गया था।
उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वन पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांग ने कुछ डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। 4.2 डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंचकर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने गए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़े, गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने से दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों का निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 के अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त करने का भी सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेडा गैवेस्टन टेन के नाम से जाना गया। बाद में वह ग्रामीणों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वह भूमि पर खेती करने के लिए अधिकार सीमित कर दिए गए। 4.3 सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रंदुबला तुंग गांव के निवासी सुरो आप कह सकते हैं सुरो निंतुंगों को सामीन के जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई है, इसीलिए उस पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों को सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान और जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। आप इस तस्वीर में अच्छी तरह से इसका आकलन कर सकते हैं। 4.4 युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करने व वन विभाग ने अंग्रेजी की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा और जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति यानी कि अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्माण दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंगल के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रण करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये इंडियन आप कह सकते हैं म्यूनिशंस बोर्ड है। सूले पेगोरा के एकत्रित जहाज़ों में लदाने को तैयार वॉर टिम्बर स्लीपर 1917 की आप तस्वीर देख सकते हैं। ये सारे स्लीपर्स ही हैं जो पटरियों
को बिछाने और रेलगाड़ी के निर्माण में काम आते हैं। 4.5 वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों में इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों को संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया गया। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों को मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान के हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवरा, कुडू, कान, रई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके के बारे में सोचने लगे हैं। आप इस तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं, डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैमबैंग में लट्ठों का एक गोदाम। आप यहाँ देख सकते हैं इन किसानों को। इस तरह से हमारा ये जो है जितने भी टॉपिक्स थे, सब टॉपिक थे, वो हमारे खत्म होते हैं। जंगलों के बारे में आपने यहाँ पढ़ा, किस तरह उसका एक तरह से कह सकते हैं विस्तार हुआ, किस तरह अंग्रेजी शासन ने किस तरह हमारे हिंदुस्तान में आकर के लकड़ियों की कटाई की, ना ही लकड़ियों की कटाई की बल्कि जंगली जानवरों को भी मारने का काम किया, जो कि एक दयनीय स्थिति पैदा हो गई उस समय में। और आज हम कह सकते हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। आज हमारे जंगलों में तेंदुए की कमी है, बाघों की कमी है, लेपर्ड्स की कमी है। कहीं ना कहीं ये जो विलुप्तपन आई है इन जानवरों में, वो जंगलों की कटाई के वजह से ही आई है। पर्यावरण संयंत्रण नहीं हो पाया और धीरे धीरे जो वहाँ के जंगलों में रहने वाले कुछ कह सकते हैं जो बेहरम इंसान, जिन्होंने बाघों को, तेंदुओं को और ना जाने कितने सारे हाथियों के दांतों को, गेंडों को मारा और कुछ ही पैसे के लिए अपने पर्यावरण, अपने भारत में रह करके उनसे कह सकते हैं एक कानून को अपने हाथों में लेकर के बहुत बड़ा कह सकते हैं जो अपना जो देश की शक्ति भक्ति होती है उसे भंग किया। तो उन्हें सज़ा तो मिलती ही है और आगे भी मिलेगी। तो ये सब हमें इन जगहों को समझने को मिला कि किस तरह किसान जंगल में रहते थे। किसान के लिए प्रिय उसका कह सकते हैं उसका जंगल ही था। जंगलों की कटाई कहीं ना कहीं किसानों की वजह से की गई, लेकिन इनमें किसानी की कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो करते थे प्रेसिडेंट्स, उनके द्वारा ये किया जाता था, जो कि अंग्रेज थे और बाकी कुछ अलग भी होते थे, हमारे हिंदुस्तान के भी थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगलों को संरक्षण करना हमारा काम है। आज बाढ़ की स्थिति आ जाती है बहुत जगहों पर मिट्टी के कटाव होते हैं। उनका एक ही कारण है, जंगलों जो पेड़ कभी हुआ करते थे वो अब कट चुके हैं। वहाँ फसल उगाने के लिए किसान फसल उगाते हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखने इस बात के योग्य है कि जितने हमें फसल चाहिए, जितना से हमारा काम बन जाए उतना ही करना चाहिए। बेवजह पेड़ ना काटें, इससे बचें। और जहाँ हमारे नदी हैं, नहर हैं, जहाँ बाढ़ की आशंका आती है और आती ही रहती है, हर एक साल आती है और इससे कई घर कट जाते हैं, कई खेत कट जाते हैं, लगे हुए फसल कट जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं कि पेड़ लगाना स्टार्ट करें, शुरू करें पेड़ लगाना। पेड़ लगाना का एक अभियान चला दें। यदि वो पेड़ लगाने के अभियान में जितने जागरूकता दिखाएंगे, हमें लगता है कि आने वाले कल में वह कई समस्याएं से, जो एक पर्यावरणीय समस्या है, उनसे जूझ रहे समस्याओं को वो खत्म कर सकते हैं। नदी किनारे पेड़ लगाना, नदी किनारे पेड़ लगाने से क्या होगा कि मिट्टी की कटाव भी कम होगी और एक तरह से नहर का निर्माण हो जाएगा। पेड़ क्या करेंगे, मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेगी। तो पेड़ लगाना सबसे बड़ा पहला अभियान हमारा होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़े कह सकते हैं विशालकाय साबित हो सकता है हमारे पर्यावरण संरक्षण और खुद के परिवार को भी और एक समाज को भी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट
अध्याय में, जहां हम एक नए अध्याय के साथ एक अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।